हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 71 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 2685। प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली ग्राफ्स का वीक आया है पीओटीडी में, है ना। तो ग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, जिन लोगों ने ग्राफ कंसेप्ट का मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा वो अभी ही देख लो, बहुत ही आसान हो जाएगा ग्राफ, इट्स माई गारंटी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन देखते हैं। ऐसा क्या है, देखो अगर आपके पास एम्बिशन है, आपने गोल्स बना रखे हैं, आपको लाइफ में अचीव करना है, इफ़ यू हैव एम्बिशन बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, दैट इज हैविंग एन एम्बिशन विदाउट एक्शन विल बिकम एन एंग्जाइटी फॉर यू। भाई दिन भर यही सोचते रहोगे, यार यार कब करूँगा, और वो एंग्जाइटी बन जाएगी आपके लिए। इसीलिए ऑलवेज प्लान टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, स्टार्ट नाउ और यूल हैव टू रिग्रेट लेटर। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट कंपोनेंट्स। You are given an integer n. There is an undirected graph with n vertices numbered from 0 to n minus 1. You are given a 2D integer array, edges भी दे दिया है ग्राफ का, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ए आई से बी आई का मतलब क्या हुआ, ए से बी एक एज है और बी से ए एक एज है, मतलब अनडायरेक्टेड एज है वो, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अ कनेक्टेड कंपोनेंट, पहले तो बताया कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है। अ कनेक्टेड कंपोनेंट इज अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ in which there exists a path between any two vertices and no vertex of the subgraph shares an edge with a vertex outside of the subgraph। मतलब कनेक्टेड वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये देखो, जैसे ये कनेक्टेड है, मतलब किसी भी एक वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स में आप जा सकते हो, है ना। जैसे ये देखो, ये भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि अब देखो इस वर्टेक्स से यहाँ जा सकते हो, इसमें जा सकते हो, इसमें जा सकते हो, किसी भी वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स में जा सकते हो, है ना। अभी देखो ये कनेक्टेड नहीं है, अगर मैं इस एज को हटा दूँ देखो अब कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ ये खुद में एक कनेक्टेड ग्राफ है और ये खुद में एक कनेक्टेड ग्राफ है। ओके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ क्या बोला है, अ कनेक्टेड कंपोनेंट इज सेड टू बी कंप्लीट। अब कंप्लीट कब बोलेंगे इस ग्राफ को, इफ़ देर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट ग्राफ की एक्चुअली बात हो रही है, ठीक है। मतलब कंप्लीट ग्राफ का मतलब इसने क्या सिखाया है कि हर, इफ़ देर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ इट्स वर्टेक्स, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ग्राफ था, है ना, ये ग्रीन से देखो मैं बना रहा हूँ, तो हर कोई भी दो वर्टेक्स का पेयर उठा लो, कोई भी। जैसे मान लेते हैं आपने इसको और इसको उठाया, इसके बीच में एज है, हाँ है। मान लेते हैं आपने इसको और इसको उठाया, इसके बीच में एज है, नहीं, दोनों के बीच में एज नहीं है, तो यहाँ पर एक एज डाल दो, ठीक है। मान लेते हैं आपने इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को उठाया, इन दोनों के बीच में एज है क्या, हाँ एज है, यहाँ से यहाँ कर दो। अब देखो ध्यान देना, कोई भी दो वर्टेक्स को आप उठाओ, कोई भी दो वर्टेक्स, उन दोनों के बीच में एक एज होगा ही होगा, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। और ये कनेक्टेड कंपोनेंट भी है ना। ओके, तो देखते हैं, आपको ग्राफ दिया रहेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट बताना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो n इजिकल टू 6 दे रखा है, मतलब 0 से लेकर n-1 यानी कि 5 तक एजेस होंगे, और आपका एजेस दे रखा है, नहीं 0 से लेकर n-1 तक के नोड्स होंगे, और ये आपका एजेस दे रखा है। टोटल कितने कनेक्टेड ग्राफ है वो आपको बताना है, कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट। ओके, तो जैसे सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं ना, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे ये देखो 0-1 है ना, तो 0 से 1 एक एज है, तो 1 से भी एक 0 एक एज होगा। 0 से 2 है तो 2 से भी 0 होगा, है ना। 0 से 2 को यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 से 0। 1 से 2 है तो 2 से भी 1 होगा। 3 से 4 है तो 4 से भी 3 होगा। तो देखा है तो इसको विजुअली ऐसे देख सकते हो इस ग्राफ को आप, है ना। और 3 से 4 एकदम अलग ही है, क्योंकि ये इससे किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो देखा है तो यहाँ पर हमें दो सब ग्राफ मिले हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान देना सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो हर एक वर्टेक्स जो है ना कनेक्टेड है एक दूसरे से। देखो हर एक वर्टेक्स, किसी भी दो पेयर को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, ये कनेक्टेड है ना, एक एज से कनेक्टेड है, इसको इसको पकड़ो, ये भी एक एज से कनेक्टेड है ना। ओके, तो देखा है तो कंप्लीट ग्राफ है, ये कनेक्टेड तो है ही और एक कंप्लीट ग्राफ भी है। ये भी देखो कनेक्टेड तो है ही और एक कंप्लीट ग्राफ है ना। तो देखो ये एक कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये भी एक कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट है। एक और चीज़ हम मिस क्या कर गए, देखो ध्यान दो, हमने सारे नोट्स को अभी तक कहाँ बनाया है, याद करो टोटल कितने नोट्स दे रखे हैं, n इजिकल टू 6 नोट्स हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 तक के नोट्स होंगे। तो 0 1 3 2 तो यूज़ हो गया, 3 4 भी यूज़ हो गया, 5 बचा रह गया, तो 5 पक्का यहाँ पर अकेला होगा यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो ये लेकिन देखो ये 5 भी खुद में एक कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो टोटल कितने मिल गए, 1 2 3, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर 3 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, तो देखो थॉट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले तो समझ लेते हैं कि भाई कंप्लीट ग्राफ बोलते किसको हैं, है ना। देखा है तो इनडायरेक्टली ये कंप्लीट ग्राफ की ही बात कर रहा है ना। कंप्लीट ग्राफ को किसको बोलते हैं, जिसमें एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर एक किसी भी एक दो वर्टेक्स को उठा लो, किसी भी एक पेयर को उठा लो, उन दोनों के बीच में एज होगा ही होगा। कोई भी दो पेयर उठा लो, मान लेते हैं आपने इसको और इसको उठाया तो इनके बीच में एज होना चाहिए। मान लेते हैं आपने इसको और इसको उठाया, इनके बीच में एज होना चाहिए। मान लेते हैं आपने इसको और इसको उठाया तो इनके बीच में एज होना चाहिए। मान लेते हैं आपने इसको और इसको उठाया, इनके बीच में एज होना चाहिए। इन दोनों के बीच में भी एज होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एज होना चाहिए। तो हर पेयर ऑफ वर्टिसीज के बीच में एक एज होना ही होना चाहिए। तो देखो मान लेते हैं आपके पास टोटल n वर्टिसीज हैं, ठीक है, मान लेते हैं टोटल n वर्टिसीज हैं। अब हर दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर सकते हो, है ना। इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करो, हर दो वर्टेक्स को अगर आप पकड़ोगे ना तो वो एक एज से कनेक्टेड है। तो n वर्टिसीज हैं, उसमें से आप हर दो को पकड़ोगे तो एक एज बनकर आ जाना चाहिए। जैसे इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, तो देखो एक एज है ना यहाँ पर। वही मैं बोल रहा हूँ NC2 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल n वर्टिसीज हैं और हर वर्टिसीज में आप दो दो का पेयर उठाते हो तो एक एज बनना ही चाहिए। रहा यहाँ एक एज बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आपने इसको और इसको पकड़ा तो देखो एक एज यहाँ बन रहा है। इसीलिए NC2 अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू n-1/2। इतने एजेस तो होने ही चाहिए, है ना। इतने एजेस होंगे n-1/2 अगर वो कंप्लीट ग्राफ है तो। NC2 n इंटू n-1/2 क्या है, इतने एजेस होंगे। क्योंकि देखो NC2 का मतलब क्या हुआ कि n एजेस में आप दो दो का पेयर उठा रहे हो। जितने भी पॉसिबल वेज हैं दो दो का पेयर उठाने की, है ना, हर दो पेयर एक एज से कनेक्टेड होगा। तो NC2 का वैल्यू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एजेस निकल कर आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर n देखो तो कितना है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, टोटल 4 नोड्स हैं। तो एजेस आप आराम से निकाल सकते हो। एजेस विल बी इक्वल टू n इंटू n-1/2 था, दैट इज़ 4 इंटू 4-1 3/2, 2 to the 4 दैट इज 6। देखते हैं टोटल 6 एज होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है, 6 एज आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और एक और इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ तो ये था, है ना, कि भाई नंबर ऑफ़ एजेस इतने होते हैं कंप्लीट ग्राफ में। दूसरी चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए, आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, कि हर नोड का डिग्री जो है वो n-1 होगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे ये नोड जो है, ये जो वर्टेक्स है, हर रिमेनिंग वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा, है ना। ये इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है उस पर इंसिडेंट कितने एजेस होंगे, देखो तो 1 2 3 एजेस होंगे, है ना। मतलब n वर्टेक्स है टोटल, तो ये एक बंदा n-1 रिमेनिंग वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। तो कितने एजेस यहाँ इंसिडेंट होंगे, यहाँ से कितने एजेस निकलेंगे देखो तो, ठीक है, 3 एजेस होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हर नोड का जो है डिग्री होगा वो n-1 होगा, है ना। ये मैंने आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि टोटल नंबर ऑफ एजेस इतने होने चाहिए, ओके। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप इधर आओगे, इस पर ध्यान दो। यहाँ पर आपने कितने वर्टेक्स निकाले, वर्टेक्स यहाँ पर कितने निकले, 3 निकल कर आए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस और एजेस कितने हैं यहाँ पर देख लेते हैं। एजेस कितने, एजेस 3 है ना। तो देख लेते हैं, अगर ये कंप्लीट कंपोनेंट है तो नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालते थे, याद करो, n इंटू n-1/2, यानी कि 3 इंटू 3-1/2 कितना आ गया, 3 आ गया। और देखो सही बात है, एजेस 3 था और 3 आना भी चाहिए था। तो ये कंप्लीट ग्राफ है। यहाँ तक क्लियर है, इट अप्लाइज टू दिस एंड दिस ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसका मतलब यही हुआ कि हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है, ओके। चलो ठीक है, अब थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से देखते हैं, ठीक है। थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं अप्रोच 1 का। मैंने पहला एग्जांपल ले लिया और ग्राफ जो विजुअली दिखता है वैसे मैंने बना दिया है सारे ग्राफ्स को, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, पहले तो इसको पकड़ते हैं कि क्या ये जो एक कंपोनेंट दिख रहा है मुझे, क्या ये कंप्लीट है कि नहीं, है ना। तो अब खुद सोचो, आपको अल्टीमेटली कैसे पता कर सकते हो कि ये कंप्लीट है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप टोटल नंबर ऑफ अगर नोड्स निकाल पाओ कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, वर्टेक्स कितने हैं इसमें, यहाँ पर 3 हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 एजेस दिख रहे हैं, ठीक है।
तो अगर ये कंप्लीट ग्राफ होगा तो ये उस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए। याद है क्या फॉर्मूला था कि v इंटू वी माइनस वन बाई टू मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस होना चाहिए, है ना। अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर कोई कंप्लीट ग्राफ होता है ना तो उसमें इतने एजेस होते हैं, मतलब हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के बीच में एक एज होता है, ठीक है। तो वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो समहाउ मुझे इस ग्राफ कंपोनेंट का नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस मिल जाए ना, तो मैं चेक कर लूँ नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस वन बाई टू दैट इज़ 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ एजेस भी 3 है। अगर दोनों इक्वल आ गया मतलब दिस इज अ कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट, तो इसको मैं काउंट कर लूँगा। तो आप खुद सोचो ना भाई, सबसे बेसिक थॉट आपके मन में क्या आ सकता है, कैसे निकालोगे वर्टेक्स काउंट, कैसे निकालोगे एज का काउंट, कैसे निकालोगे भाई, ट्रेवर्सल करके। और क्या, ग्राफ ट्रेवर्सल ही कर सकते हो ना, बिना ट्रेवर्सल कैसे निकाल पाओगे। तो ग्राफ ट्रेवर्सल कर लो, और जब ट्रेवर्सल कर रहे होगे तो उस दौरान काउंट भी कर लेना इन लोगों का, कितने वर्टेक्स आपने देखे, कितने एजेस आपने देखे, काउंट कर लेना। काउंट वर्टिसीज एंड काउंट एजेस, निकल गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला में चेक कर लेना, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो काउंट, तो मतलब आपको एक कंप्लीट कंपोनेंट मिल गया। अब ग्राफ ट्रेवर्सल की बात आ रही है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो डीएफएस ट्रेवर्सल से करो या तो बीएफएस ट्रेवर्सल से करो, ठीक है। तो दोनों से हम लोग करेंगे, ओके। उसके बाद आगे आएंगे, देखते हैं एक और कोई अप्रोच है उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो चलो डीएफएस से इसको सॉल्व करते हैं। याद करो आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि टोटल आपके पास n इज इक्वल टू 6 एजेस हैं, है ना। इस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के टोटल n इज इक्वल टू 6 एजेस हैं। तो यहाँ पर मैं सारे, सॉरी 6 एजेस नहीं, 6 वर्टिसीज हैं, है ना, 6 वर्टिसीज। तो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 हर वर्टिसीज का के लिए मैंने एक वेक्टर बना दिया, ठीक है। और याद करो डीएफएस आप सबको लिखना आता है ना। लेकिन जब ग्राफ मल्टीपल कंपोनेंट्स में बटा हुआ हो ना, ठीक है, तो पता है हम लोग क्या करते हैं। याद करो, मैंने मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स के प्लेलिस्ट से मैंने ये चीज़ें बता भी रखी, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपने देखो सारे नोड्स का एक यहाँ वेक्टर बना दिया कि अभी कोई भी विजिटेड नहीं है, तो सबको फॉल्स मार्क कर दिया आपने, ठीक है। फिर आप एक एक करके चेक कर रहे हो, आप 0 पर आए, क्या आपने देखा कि अच्छा ये वेस्टेड नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से एक डीएफएस मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने डीएफएस मारा तो मान लेते हैं 0 पर, कौन सा नोड था, 0th नोड था ना, ठीक है। तो आप 0th नोड पर आए और यहाँ से आपने डीएफएस हिट मार दिया, डीएफएस हिट मारा आपने, ठीक है। तो चलो डीएफएस हिट मारते तो याद करो क्या क्या करते थे। सबसे पहले 0 को आपने विजिट किया है तो 0 को ट्रू मार्क कर दो कि ये विजिट हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये 0 एक नोड है, तो वर्टेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, वर्टेक्स का काउंट या तो वी ले लेते हैं, मैं काउंट में +1 कर दूंगा कि भाई मुझे एक वर्टेक्स दिखा है, ओके। अब आपने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई होगी कुछ इस तरह, 0 1 से कनेक्टेड है और 2 से कनेक्टेड है, सिमिलरली 1 0 से और 2 से कनेक्टेड है, सिमिलरली 2 जो है वो 0 और 1 से कनेक्टेड है। बनाया होगा एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग हमेशा बनाते हैं ग्राफ में ट्रावर्सल करने के लिए, ठीक है। तो आप 0 पर आए, 0 का नेबर कौन कौन है, 1 और 2 है। तो 0 खुद एक वर्टेक्स है, तो मैंने वर्टेक्स का काउंट देखो +1 कर दिया। याद करो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ एजेस भी हम लोग निकाल लेंगे। तो एक बात बताओ, 0 से कितने एजेस निकल कर आ रहे होंगे, 0 से 1 और 0 से 2, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट में 0 के करस्पॉन्डिंग जो ये वेक्टर का जो लिस्ट है ना, नेबर का जो लिस्ट है, ये रहा नेबर। कितने नेबर है, 2 नेबर है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दूंगा मैं, है ना। नेबर का साइज मैंने ऐड कर दिया कि 2 नेबर है, मतलब 2 एज होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से एक एज हुआ और यहाँ से एक एज हुआ, 2 एज काउंट हो गया, ठीक है। अब ठीक है 0, अब फिर डीएफएस फर्दर आगे बढ़ेगा, तो 0 का नेबर कौन है, 0 का नेबर 1 और 2 है, तो सबसे पहले 1 के पास चल लेते हैं। तो मान लेते हैं आपका डीएफएस का फ्लो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके। अब आप 1 पर आए तो आपको फिर से एक वर्टेक्स दिखा, तो आपने +1 मार्क कर दिया इसको। 1 विजिटेड नहीं था, याद रखना, तभी आप यहाँ पर आए हो। विजिटेड नहीं है तो विजिट कर दिया अब आपने, इसको ट्रू मार्क किया आपने कि भाई 1 विजिटेड हो गया, और अपने +1 कर दिया क्योंकि एक और वर्टेक्स आपको मिल गया, ओके। अब 1 पर आप आए हो तो 1 के कितने नेबर्स हैं, 1 के 2 नेबर्स हैं, देखो 0,2, ऑब्वियस सी बात है, एक ये और एक ये। तो 0,2 है, तो नोटिस करो कि ये 1 से 0 जो एज है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है। याद करो 0 से 1 के टाइम में भी इस एज को काउंट किया था, 1 से 0 के टाइम में भी इस एज को काउंट किया था। कोई बात नहीं, काउंट कर लेते हैं अभी के लिए। जैसे 1 का नेबर कितना है, 2 नेबर है, तो +2 कर दिया मैंने कि 2 एज और मिल गए मुझे, ठीक है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि सारे एजेस 2 बार काउंट हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 बार काउंट हो रहे हैं तो उसको बाद में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, 1 का नेबर कौन कौन है, 1 का नेबर 0 है, बट 0 इज़ ऑलरेडी विजिटेड। 1 का नेबर 2 है, 2 इज़ नॉट विजिटेड, ठीक है। तो 2 को विजिट मारते हैं। अब डीएफएस हमारा 1 से
2 के पास चला गया, यहाँ DFS इधर आ चुका है, तो 2 एक नया वर्टेक्स है, विजिटेड नहीं था ये, है ना, तो मैंने +1 कर दिया कि थर्ड वर्टेक्स मुझे मिल चुका है। 2 का नेबर कितना है देखो, तो 2 का 2 नेबर है ना, 2 से 0 और 2 से 1, तो मैंने 2 एज काउंट कर लिया कि भाई 2 एज हैं, है ना। तो नोटिस करो हर एज 2 बार काउंट हो गया, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे एक ऐसे, हर एज 2 बार काउंट हो गया। कोई बात नहीं, मैं उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा फाइनल जब सारा DFS कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो सारा DFS कंप्लीट हो गया, 2 को भी हमने विजिट मार्क कर दिया। अब 2 का कोई भी नेबर नहीं है जो विजिटेड ना हो, ख़त्म हो गया हमारा DFS। हम लौट जाएंगे वापस यहाँ से, वापस ख़त्म हो जाएगा DFS। ओके, तो जब अब DFS ख़त्म होगा तो नोटिस करो आपने एक कंपोनेंट ट्रावर्सल मार लिया होगा, ये देखो 0 1 2 कवर हो गया, मतलब पक्का 0 1 2 एक ही कंपोनेंट में रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप 1 के पास आओगे आप देखोगे अच्छा 1 तो विजिटेड है, मतलब 1 से DFS अब मुझे नहीं मानने की ज़रूरत है। सिमिलरली 2 पर आओगे तो 2 भी विजिटेड है, तो 2 से DFS मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 पर आओगा, 3 विजिटेड नहीं है, तो 3 से फिर हम लोग DFS मारेंगे। ओके, ठीक है, इसी तरह DFS से सब लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले ना एक बार यहाँ फोकस करते हैं, इधर देखो, ध्यान दो। हाँ, आपने नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस निकाल लिए थे, तो आपको अब बस चेक करना है कि ये उस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो याद करो नंबर ऑफ एजेस का फार्मूला क्या होता था, एजेस का फार्मूला होता था नंबर ऑफ वर्टिसेस v इंटू वी माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2। ओके, कितना हो गया, 3 हो गया। और एक्चुअली में हमें एजेस कितने मिले हैं, ई इज इक्वल टू 6 मिले हैं, बट अब मैंने आपको बताया था ना कि 6 जो है वो ट्वाइस, हर एज 2 बार काउंटेड है, तो 6/2 कर देना है इसको 3। देखो तो एग्जैक्टली बराबर आ गया, है ना, एग्जैक्टली बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पक्का कंप्लीट कंपोनेंट था, क्योंकि इसमें हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड था, क्योंकि इसमें देखो नंबर ऑफ एजेस इतने हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक निकाल लिया, तो यहाँ पर मैं अपने रिजल्ट में +1 कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल निकल कर आ गए कि भाई मुझे एक कंप्लीट कंपोनेंट ग्राफ मिल चुका है। ओके, सिमिलरली जब आप 3 पर आओगे और यहाँ से DFS मारोगे तो सेम काम यहाँ पर भी करना, वर्टेक्स और एज नाम का वेरिएबल मेंटेन कर लेना, काउंट मेंटेन करना। यहाँ पर वर्टेक्स कितना आएगा, 2 आएगा, एज कितना आएगा, एज भी 2 ही आएगा, क्योंकि देखो 3 से 4 और 4 से 3, दो एक एज 2 बार काउंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस मुझे मेरा 2 है, तो n इंटू n माइनस 1/2 कितना हो गया, आंसर 1 आ गया। एग्जैक्टली एज के बराबर दिख रहा है, ई के बराबर दिख रहा है, मतलब ये भी एक कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ है। ओके, सिमिलरली तो ये क्या होगा, ये 3 और 4 को विजिट मार्क कर देगा ये वाला DFS मेरा, तो एक कंपोनेंट और विजिट हो गया, ये वाला विजिट हो गया। उसके बाद 4 पर आप आए, देखना अरे भाई ये तो विजिटेड है, फिर आप 5 पर आए, 5 विजिटेड नहीं है ना, तो 5 पर आप DFS मारो। यहाँ पर DFS मारा आपने, ए वर्टेक्स का काउंट 1 निकल कर आया, एज का काउंट 0 निकल कर आया। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं v इंटू वी माइनस 1/2, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 0 आ गया। और ये एग्जैक्टली एज के बराबर भी है, एज का वैल्यू भी 0 था, मतलब ये भी एक कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ है। इसको मैंने विजिट मार्क कर दिया। अब मैं आगे गया तो सारे नोड्स विजिट हो गए, हमारा कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया, है ना। हमें टोटल 3 विजिटेड कंपोनेंट, 3 कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से DFS का कोड करते हैं, उसके बाद BFS से भी कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले DFS से कोड कर लेते हैं। मैंने अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, जेसेंशियल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लिया है। सबसे पहले ग्राफ बिल्ड करना होता है हमें, तो फॉर ऑटो एंड एज इन एजेस इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0 इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1। ठीक है, ADJ ऑफ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, मतलब u से v एक एज है। सिमिलरली ADJ ऑफ v डॉट पुश बैक u, मतलब v से भी u एक एज है, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमने ग्राफ बिल्ड कर दिया। उसके बाद बस कुछ नहीं, सिंपल इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, हमें DFS हिट करना है। उससे पहले मैं एक ये ले लेता हूँ, वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड, टोटल n नोड्स हैं, अभी सारे के सारे अनविजिटेड है, तो सबको फॉल्स मार्क किया है। अगर कोई भी नोड विजिटेड हो जाता है, विजिटेड ऑफ i अगर इज इक्वल टू ट्रू है, तो मतलब हमें इसको स्किप करना है, कंटिन्यू कर दो। और अगर नहीं विजिटेड है तो वहाँ से DFS हिट मार दो। DFS मार दो किस पर, ith नोड पर, एडजेसेंसी लिस्ट भेज दो, विजिटेड अरे भेज दो, और नंबर ऑफ वर्टिसीज और नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए 2 वेरिएबल भेज दो। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल रख लेते हैं, इंट v इज इक्वल टू 0
इंट ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही DFS से वापस आओगे तो बस वेरीफाई कर लेना कि इफ़ वी इंटू वी माइनस 1/2 है ना, यही होता है फॉर्मूला, ये मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, याद करो बाई 2 मैंने बोला था क्योंकि DFS में 2 बार एजेस काउंट हो जा रहे थे। अब देखो दोनों साइड में डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 कैंसिल कर सकते हो आप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। v इंटू वी माइनस 1 को डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हो, v इंटू वी माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू एजेस। अगर ऐसा है तो यहाँ पर रिजल्ट में प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। रिटर्न रिजल्ट कर दिया। अब बस हमें DFS यहाँ डिफाइन करना था, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। वॉइड DFS, यहाँ पर इंट मेरा जो करंट नोड है I, और मैं यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप भेज रहा हूँ एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा क्या भेज रहा हूँ, इंट वर्टेक्स का काउंट, सॉरी एक वेक्टर ऑफ बूलियन भी भेज रहा हूँ, इंट वर्टेक्स अकाउंट भेज रहा हूँ और इंट एजेस अकाउंट भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप DFS पे आते हो तो आपको इसको विजिट मार्क करना है। तो विजिटेड ऑफ आई को मैंने ट्रू मार्क कर दिया, ये विजिट हो चुका है। वर्टेक्स अकाउंट बढ़ाया मैंने, और एजेस अकाउंट कितना बढ़ेगा, देखो उसका नेबर निकाल लो, ADJ ऑफ आई का साइज़ निकाल लो, मतलब जितने इसके नेबर्स थे। उसके बाद अब फर्दर आपको DFS कॉल करना है, इंट एंड NGBR इन ADJ ऑफ आई, ठीक है। इसका नेबर मिल जाएगा आपको। इफ़ अगर ये नेबर विजिटेड नहीं है, विजिटेड ऑफ NGBR, अगर ये विजिटेड नहीं है तो इस पर DFS मार दो, DFS ऑफ NGBR नेबर ADJ विजिटेड और V और E भेज दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस V और E को आपको बाई रेफरेंस पास करना होगा क्योंकि आप चाहते हो कि इसकी जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। तो बाई रेफरेंस हमें इसको आइडियली पास करना चाहिए था। ओके, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। इंडीड यस, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगा जो DFS का होता है, O ऑफ V प्लस E। V मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, E मतलब नंबर ऑफ एजेस, ओके। और स्पेस भी O ऑफ V प्लस E है क्योंकि आपने एडजेसेंसी लिस्ट लिया है। अब सेम कोड को हम लोग मॉडिफाई करेंगे और BFS कर लेते हैं। तो अप्रोच 2 में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं ना। हमने DFS जो किया था उस DFS को रिप्लेस कर दो BFS से। हमने DFS BFS 50-60 बार कर रखा है ऑलरेडी, है ना, सबको आता है। बस स्टिल मैं आपको फिर से हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ। फिर से वही करेंगे, 0 1 2 3 4 5। अभी कोई भी वेस्टेड नहीं तो सबको फॉल्स मार्क कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 0th नोड से। क्या ये वेस्टेड है? नहीं, वेस्टेड नहीं है। तो यहाँ से मैंने BFS हिट मारा, ठीक है। तो BFS याद करो कैसे करते थे, क्यू लेते थे, 0 मुझे मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते थे, 0 को पॉप किया, यहाँ से 0 को विजिट मार्क कर दिया ना, ये ट्रू हो गया क्योंकि मैंने इसको क्यू में डाल दिया था। 0 को मैंने पॉप किया, 0 का नेबर ढूंढ लो। 0 का नेबर कौन है? 1 और 2 है। क्या 1 और 2 विजिटेड है? नहीं, विजिटेड नहीं है, तो उसको क्यू में डाल दो। 1 और 2 को मैंने डाल दिया, ठीक है। तो 0 एक वर्टेक्स था तो मैंने वर्टेक्स अकाउंट में +1 कर दिया। 0 का नेबर कितना था? 0 का नेबर 2 था, है ना। तो एज इज इक्वल टू +2 कर दिया, है ना। 0 का नेबर देखो तो 2 नेबर्स हैं तो 2 प्लस कर दिया हमने, ओके, ठीक है। इसके बाद फिर 1 को पॉप करेंगे तो एक और वर्टेक्स मिल गया मुझे, है ना। 1 को पॉप किया तो, और 1 का नेबर कितना है? 1 का नेबर है 0 और 2 है, तो फिर से यहाँ +2 कर दिया, नंबर ऑफ एजेस 2 होंगे, है ना। और 1 को विजिट भी मार्क कर देना यहाँ पर, ठीक है। 1 का कोई नेबर है जो अच्छा हाँ, 1 के बाद उसके बाद किसकी बारी है? 2 की बारी है, ठीक है। तो फिर 2 निकलेगा, ठीक है। फिर 2 का भी एक +1 कर दिया, एक और वर्टेक्स। 2 के कितने नेबर है? 2 के 2 नेबर है। 2 का 0 और 1 है तो यहाँ पर ही +2 कर दिया, ठीक है। और 2 को भी विजिट मार्क कर दिया, एंड सो ऑन। वही पुराना BFS घिसा पिटा कोड जो हमने 1000 बार कर रखा है। देखो यहाँ पर V और E आपको मिल गया, बस आपको चेक करना है कि क्या ये उस फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। जल्दी से BFS का भी कोड करते हैं, उसके बाद अपने एक और नेक्स्ट अप्रोच पर आएंगे। तो चलो BFS का कोड करते हैं। देखो DFS मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर DFS की जगह मैं BFS कॉल मार देता हूँ, ओके। और आई थिंक वी शुड बी गुड। चलो अब BFS में आते हैं। यहाँ पर BFS डिफाइन कर देते हैं, वॉइड BFS और इंट ith नोड है मेरा, और हम यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट पास कर रहे हैं,
ठीक है। और इसके बाद क्या पास करते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन एंड विजिटेड इंट वी और इंट ई पास करते थे ना बाय रेफरेंस, इंट एम्परसेंड वी इंट एम्परसेंड ई। ओके ठीक है। तो इसके बाद बस वही नॉर्मल क्यू ई यू ई इंट क्यू ले लिया आपने, क्यू डॉट पुश कर दिया किसको, ith नोड को पुश कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर, पुश किया है तो विजिटेड मार्क कर दो इसको, क्योंकि ये विजिट हो चुका है। ओके इसके बाद वो ध्यान ध्यान देना, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। इंट कर इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप। अभी जस्ट एक नोड पॉप हुआ है, मतलब वर्टेक्स प्लस प्लस कर दूंगा, और ई में क्या करूँगा, ए डी जे ऑफ जो करंट है उसका नेबर का साइज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके नेबर में चले जाते हैं, इंट एन एन जी बी आर ऑफ ए डी जे ऑफ कर, ठीक है, इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ एन जी बी आर, अगर विजिटेड नहीं है तो विजिट मार्क कर दो, विजिटेड ऑफ एन जी बी आर इज इक्वल टू 2 मार्क कर दो, और क्यू में पुश कर दो इसको, क्यू डॉट पुश एन जी बी आर। यहाँ तक क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं, इंडीडीएस सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद इसके लास्ट अप्रोच पर आ जाते हैं। तो यार अगर ग्राफ के प्रॉब्लम्स में कंपोनेंट्स की बात हो रही हो ना, तो डीएसयू तो पिक्चर में आना ही चाहिए, है ना। तो डीएसयू से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको डेफिनेटली। और डीएसयू का मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, डीएसयू बाय साइज, डीएसयू बाय पाथ एंड कंप्रेशन, डीएसयू बाय रैंक एंड सो ऑन। बहुत 2-3 वीडियोज़ हैं इस पर, एंड उसमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला था। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप वो तीनों वीडियोज़ देख कर आ जाओ, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उनका, डीएसयू का, वो देख लो, बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि दोबारा मैं यहाँ अगर रिवाइज़ करवाऊँगा उसको तो बहुत टाइम निकल जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि डीएसयू से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखो, डीएसयू में वही 2 चीज़ होता है, बहुत ही ओवररेटेड टॉपिक लगता है मुझे डीएसयू, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ है, फाइंड और यूनियन। ठीक है, फाइंड क्या करता है, आप इसको एक नोड दो, ये नोड का रूट निकाल के ले आता है। यूनियन क्या करता है, आप इसको 2 नोड दो, इस दोनों नोड को ये यूनियन कर देता है, मतलब एक ही घर में ले आता है, ठीक है, कनेक्ट कर देता है दोनों को। बस यही 2 फंक्शन है, बाकी डीएसयू कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम लोग आज भी बिल्कुल वही करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आया मैं, ठीक है, तो यू इसमें 0 है, वी इसमें 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों का यूनियन कर दूंगा, क्योंकि 0 और 1 कनेक्टेड है ना। ये रहा 0 से 1 एक एज है, वो तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, मतलब दोनों कनेक्टेड है। तो मैं यूनियन कॉल कर दूंगा, यूनियन ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ किस तरह बन रहा होगा अगर कनेक्ट कर देंगे तो। 0, ठीक है, और 1, ठीक है, किसी भी एक को आप वो बना दो, पापा जी बना दो। मान लेते हैं आपने 0 को पापा जी बना दिया, ठीक है। तो ये सब जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, पापा जी, ग्रुप, कंपोनेंट, ये सारे डीएसयू के वीडियोज़ में मिल जाएंगे, देख लेना। इट्स वेरी फन और काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी, ठीक है। तो अब याद करो, जब हम लोग यूनियन करते थे ना, तो यूनियन बाय आप रैंक भी कर सकते थे, आप यूनियन बाय रैंक भी कर सकते थे, यूनियन बाय साइज भी कर सकते थे, ठीक है। तो देखो रैंक से कर सकते हो, बट पता है मैं यूनियन बाय साइज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइज़ भी अल्टीमेटली बाद में चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि देखो मान लेते हैं ये कंपोनेंट है, अगर आपको जानना है कि कितने वर्टेक्स हैं इसमें, तो भाई साइज़ निकाल लो डायरेक्ट इस कंपोनेंट का। आप इसके पापा के पास जाओ, पापा जी से पूछो कि पापा जी इस घर का कितना साइज़ है, तो पापा जी को सब कुछ पता रहता है, तो वो बता देंगे कि इस घर का साइज़ 2 है ना। तो हम लोग पता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनियन बाई साइज़ करने वाला हूँ। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये याद करो, डीएसयू बाई साइज़ जब करते थे तो हम एक अरे ले लेते थे जिसमें साइज़ का भी इंफॉर्मेशन होता था, है ना। कितने नोड्स हैं टोटल, 6 नोड्स है ना, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो याद करो, अभी जब जैसे ही मुझे 0 और 1 दिखा ना, तो मैंने 0 को पापा बना दिया। तो एक याद करो, एक पेरेंट वेक्टर भी रखते थे, ये मेरा साइज़ वेक्टर है, और एक पेरेंट वेक्टर भी रखते थे, जो कि ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है 3 4 5 कि किसका पेरेंट कौन है। जैसे 0 का पेरेंट खुद 0 है, 1 का पेरेंट 0 बन चुका है। स्टार्टिंग में सबका पेरेंट वो खुद होते थे, 2 3 4 5, 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट भी 1 ही होता था। बट जैसे ही 0 और 1 को मैंने यहाँ पर यूनियन किया, तो मैंने 0 को पेरेंट बना दिया,
ठीक है। तो ज़ीरो का पेरेंट ज़ीरो है और वन का पेरेंट भी ज़ीरो बन चुका है। ओके, और स्टार्टिंग में सबका कंपोनेंट का साइज़ वन होगा, वन 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 होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ज़ीरो भी अकेला था, वन भी अकेला था, टू भी अकेला था, थ्री भी अकेला, फोर भी अकेला, फाइव भी अकेला। अब ज़ीरो वन को मैंने मैच कर दिया तो देखो ज़ीरो और वन मैच हो गया यहाँ पर, तो ये एक और एक कंपोनेंट बन गया है ना। और इसका साइज़ कितना है? दो है। ठीक है, तो ज़ीरो का साइज़ मैं यहाँ पर दो स्टोर कर दे रहा हूँ कि ज़ीरो से अगर मैं पूछूंगा कि ज़ीरो तुम्हारा पेरेंट जो है, सॉरी तुम्हारा जो कंपोनेंट उसका साइज़ क्या है, तो ये बोलेगा दो है उसका। सिमिलरली हम लोग अब क्या करेंगे, मान लेते हैं अब नेक्स्ट एज के पास आए। अब मैं आ गया इसके पास, तो इसका ज़ीरो यू है ज़ीरो और वी है टू, तो यूनियन कॉल करेंगे ज़ीरो कॉमा टू का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़ीरो का पेरेंट ढूंढेंगे। ज़ीरो का पेरेंट खुद ज़ीरो है। टू का पेरेंट ढूंढेंगे, टू का पेरेंट खुद टू है। ठीक है, तो ज़ीरो और टू का यूनियन कर देंगे। तो ज़ीरो और टू का जब यूनियन करोगे तो देखो टू भी अब अलग कहीं पर रहा होगा, बट वो भी अब इसके पास ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, टू को मैं यहाँ पर लेकर आया, दोनों का रैंक चेक करते थे, जिसका रैंक ज़्यादा है उस पर कनेक्ट कर दो। तो बताओ तो ये जो ज़ीरो और टू को हमें यूनियन करना है, ज़ीरो का रैंक कितना है, रैंक नहीं, ज़ीरो का साइज़ कितना है, दो है, बट टू का साइज़ कितना है, वन है ना। तो ऑब्वियस बात है टू को मैं कनेक्ट कर दूंगा ज़ीरो से। पापा जी अभी भी ज़ीरो ही है, तो अब मैं ये यहाँ अपडेट कर देता हूँ कि वन का पेरेंट ज़ीरो तो था ही, टू का पेरेंट भी अब ज़ीरो हो चुका है, तो देखो मैंने यहाँ अपडेट कर दिया, टू का पेरेंट ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और याद रखना ज़ीरो पर एक और नोड ऐड हुआ है, तो ज़ीरो में देखो ज़ीरो के साइज़ में मैंने टू था पहले, अभी प्लस वन कर दिया, तो ज़ीरो का साइज़ अब तीन हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद वन कॉमा टू पर आते हैं, है ना। ये है वन कॉमा टू, तो वन कॉमा टू का अभी हमें यूनियन करना है, वन कॉमा टू। तो सबसे पहले यूनियन करने के लिए वन का पहले पेरेंट ढूंढेंगे, तो वन का पेरेंट कौन है, ज़ीरो है ना। सबसे पहले वन का पेरेंट ढूंढा, इसका पेरेंट जो है वो ज़ीरो है। और टू को ये करना है, टू का पेरेंट भी ज़ीरो है ना भाई। देखो है तो दोनों का पेरेंट सेम है, अगर सेम है मतलब दोनों ऑलरेडी सेम कंपोनेंट में है, तो वन और टू ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको छोड़ दो, है ना, वन और टू ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद आ गए यहाँ पर थ्री कॉमा फोर पर, तो यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फोर है, तो थ्री और फोर का मुझे यूनियन करना है ना। अब देखो ध्यान देना, तो थ्री का पेरेंट कौन है भाई, थ्री का पेरेंट खुद थ्री है, फोर का पेरेंट खुद फोर है ना। देखो ये रहा, थ्री का पेरेंट खुद थ्री है, फोर का पेरेंट खुद फोर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब थ्री और फोर कनेक्ट करने वाले हैं हम लोग। दोनों का साइज़ सेम है, थ्री का भी साइज़ वन है, फोर का भी साइज़ वन है, तो किसी को भी पेरेंट बना दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक थ्री बनाया और फोर से कनेक्ट किया और थ्री को पापा जी बना दिया इस कंपोनेंट का, तो ये एक और कंपोनेंट मुझे मिल गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसके बाद जब ये हो गया तो थ्री को, फोर का पेरेंट को थ्री अब बना दूंगा, तो फोर का पेरेंट थ्री बन गया और साइज़ ऑफ थ्री को मैं प्लस वन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक और नोड ऐड हो गया, तो यहाँ पर प्लस वन कर गया, तो टू हो गया साइज़ ऑफ थ्री। ओके, अब देखो सारे एजेस प्रोसेस हो चुके हैं, है ना। तो कंपोनेंट कितने रह गए होंगे अभी देखते हैं। पहला हुआ कि जीरो वन टू कंबाइन हो गया, थ्री और फोर कंबाइन हो गया, और फाइव बेचारा अकेला का अकेला ही रह गया। ठीक है, तो मेरा साइज़ और जो पेरेंट वाला वेक्टर है वो कुछ ये है, इसको मैं नीचे ले चलता हूँ, है ना, इसको यहाँ पर ले चलते हैं थोड़ा। ओके, अब देखो ध्यान देना, अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके सारे नोड्स के पास जाऊँगा। याद करो n इज इक्वल टू ज़ीरो था, वन था, टू था, थ्री था, फोर था, फाइव था, इतने नोड्स थे। तो सबसे पहले मैं आया ज़ीरो पर। ठीक है, तो मैंने बोला कि ज़ीरो तेरा पेरेंट कौन है ये बता दो। ज़ीरो बोलेगा भाई मैं खुद पेरेंट हूँ, मैं खुद पापा हूँ इस इलाके का, तो मेरा कंपोनेंट ये है। तो मैं ज़ीरो से पूछूंगा ठीक है तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे इलाके में कितने वर्टिसीज़ हैं। तो ज़ीरो बोलेगा भाई साइज़ वेक्टर में देख लो, तो मैं साइज़ वेक्टर में गया और ज़ीरो का साइज़ निकाल लिया। ठीक है, तो ज़ीरो ने मुझे बताया कि मेरा जो साइज़ है वर्टिस मतलब तीन वर्टेक्स हैं इसमें। ठीक है, और कितना एजेस है भाई ये भी बता दो, तो एजेस का भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लेंगे। याद करो जब हमने सारे यूनियन कर दिए थे तो हमारा कंपोनेंट कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना। पहला कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, तीसरा कंपोनेंट ये है। अब देखो ध्यान देना, अब एक एक करके सारे एजेस में अगर आप जाओगे, मान लेते आपने इस एज पे गए जीरो कॉमा वन पे, सबसे पहले आपने इस एज को एक पर आए, आपने पूछा कि भाई तुम लोग का किसी एक से पूछ लो, और वैसे दोनों सेम ही कंपोनेंट में होंगे क्योंकि याद करो जीरो और वन एक एज है, तो दोनों कंपोनेंट में तो सेम ही होंगे। बट किसी से भी पूछ लो, या तो जीरो से पूछ लो या तो वन से पूछ लो, ये बता देंगे आपको कि इनका पापा जी कौन है, रूट कौन है। तो मैं इसी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, यू से पूछ लेता हूँ, यूज इक्वल टू जीरो है ना, मैं इससे पूछ लूँगा कि भाई अपने पापा, तेरा पापा कौन है वो बताओ। तो फाइंड ऑफ जीरो कॉल करेंगे तो पापा पता चल जाएगा, तो जीरो पापा वही है, जीरो ही है ना, रूट
इज इक्वल टू 0 है। देखो रूट यहाँ पर 0 ही है, तो यहाँ पर मुझे 0 मिल गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रूट के लिए एक एज बना होगा ना 0 और 1 को कनेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एजेस में +1 कर दिया कि इस 0 और 1 को कनेक्ट करने के लिए एक एज बनाया गया होगा। ओके, इसके बाद फिर 0,2 पर जब हम लोग आए, 0,2 पर जब आए तो फिर इसी से पूछ लिया 0 से कि तेरा पापा जी कौन है, तो पापा बोला कि मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये रूट से इस 2 का एक एज बना होगा, तो मैंने +1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1,2 है ना। अब देखो 1,2 है यहाँ पर। अब आप इसमें से किसी से ही पूछ लो, 1 से पूछ लेते हैं कि 1 तेरा रूट कौन है, तेरा पापा कौन है, तो फाइंड 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 0 आएगा, क्योंकि 1 का पेरेंट भी 0 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 0 भी एक एज है ना, तो उसके लिए भी +1 कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ना कि जितनी बार ये रूट इन्वॉल्व हुआ है ना, याद करो रूट इसमें भी इन्वॉल्व हुआ था, रूट इसमें भी इन्वॉल्व हुआ था, रूट 0 इसमें भी इन्वॉल्व हुआ था। क्या रूट 0 इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, रूट 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो रूट 0 3 लोगों में इन्वॉल्व है, मतलब 3 एज इन्वॉल्व होगा वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैंने इसीलिए देखो एज का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर जब आप आए 3,4 पर जब आए, तो देखो 3,4 में किसी से भी पूछो इनका पेरेंट कौन है, तो 3 से पूछ लेते हैं। 3 बोलेगा भाई मेरा पेरेंट तो मैं खुद हूँ, क्योंकि ये अलग कंपोनेंट है, याद करो ये अलग ही कंपोनेंट है। तो इसका रूट 3 है ना, तो इस रूट के लिए अभी जस्ट एक +1 मुझे मिला है ना, इसके लिए एज 1 मिला है। तो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लूँगा कि जो भी रूट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना एज मिला मुझे। तो रूट 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे याद करो 3 एज मिला था, रूट 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 1 एज मिला था। ठीक है, तो इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा वो देखो ना। जब मैं यहाँ पर आया था याद करो, मैंने इसे 0 से पहले रूट पूछा, तो 0 ने बोला मैं खुद रूट हूँ। तो मैंने बोला कि यार तुम अपने कंपोनेंट का वर्टेक्स बता दो, तो उसका साइज़ अरे में जाके मैंने 0 का पता कर लिया कि इतने वर्टेक्स हैं इसके कंपोनेंट में। सही बात है, 3 ही वर्टेक्स थे, ये रहा 0 था, 1 था और 2 था। ओके, तो वर्टेक्स तो मिल गया। एजेस कैसे पता करेंगे, याद करो 0 के करस्पॉन्डिंग मैंने स्टोर कर रखा था कि 0 के करस्पॉन्डिंग कितने एजेस इन्वॉल्व है, 3 एजेस इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 एजेस इन्वॉल्व है। अब देखो यहाँ ये मत बोलना कि भैया यहाँ तो 2 ही एज दिख रहा है, ये और ये, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है ना। रियल में जब ग्राफ बनता, ये तो आपका कंपोनेंट आपने बनाया है डीएसयू में, डीएसयू में वही तो होता है, मिनिमम एजेस में आप ग्राफ को कनेक्ट कर देते हो। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर है कि 0, 1 और 2 अगर सेम ग्राफ में हैं, ठीक है, तो वो कनेक्टेड है कि नहीं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 एज है एक्चुअली में देखा जाए तो, ये रहा 3 एज है ना, 0, 1, 0, 2 और 1, 2। ठीक है, बट यहाँ 3 एज आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये तो डीएसयू क्या करता है, एक ऑप्टिमल तरीके से ग्राफ को कनेक्ट करता है ना। तो मैंने क्या किया, दिमाग ये लगाया कि हर एक एज के पास गया, 0, 1, 0, 2, 1, 2, तीनों से पूछ लिया तुम लोग का रूट कौन है। तीनों का रूट 0 था, तो 3 एज आया होगा। सिमिलरली इसके पास गया तो इसका रूट कौन था, 3 था, तो 1 एज आया होगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने वही 0 से पूछा भाई तेरे पास कितने एजेस हैं, तो मैंने इस मैप से निकाल लिया। ये एक मैप बना लेंगे हम लोग, है ना, मैप ऑफ रूट वर्सेज एज। तो 0 का नंबर ऑफ एजेस 3 निकल कर आया था। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, v/(1/2) मस्ट बी इक्वल टू एजेस होना चाहिए, और देखो आ भी जाएगा, 3 × 3 - 1/2 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। वी आर गुड, है ना। ठीक है, तो 1 मिल गया, तो मेरे रिजल्ट में 1 कर दिया मैंने। ओके, अब 1 के पास मैं आया, 1 से पूछा तेरा पेरेंट कौन है, तो बोलेगा कि भाई मेरा पेरेंट तो 0 है, मैं नहीं हूँ। तो ऑब्वियस से मैंने 0 को ऑलरेडी निकाल रखा है, तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूँगा। फिर मैं 2 के पास आया, 2 से पूछूंगा भाई तेरा पेरेंट कौन है, 2 बोलेगा भाई मेरा पेरेंट 0 है, बट 0 को ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, याद करो ये रहा 0 का तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा, और 1 और 2 सेम कंपोनेंट में थे, तो 1 और 2 को दोबारा मैं थोड़ी ना काउंट करूँगा, है ना। तो 1 और 2 तो गया पिक्चर से। 3 से पूछता हूँ, 3 तुम्हारा पेरेंट कौन है, 3 बोलेगा मैं खुद अपना पेरेंट हूँ। ठीक है, तो इससे वर्टेक्स पूछ लेते हैं। 3 पर गए, 3 का साइज़ 2 है, मतलब वर्टेक्स 2 है। एजेस कितना था 3 का, एजेस था 1 था। फिर से वही फॉर्मूला से वेरीफाई कर लो इनको, v/(1/2) मस्ट बी इक्वल टू एजेस होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्ट मैंने +1 कर दिया, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट कंपोनेंट निकल कर आएगा। उसके बाद यहाँ 4 पर आए, तो 4 ने बोला भाई मेरा पेरेंट मैं नहीं हूँ, मेरा पेरेंट 3 है, बट 3 का हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, इसको छोड़ दो। 5 के पास आए, 5 का पेरेंट कौन है, याद करो 5 का पेरेंट खुद 5 ही होगा, ये रहा 5 का पेरेंट खुद 5 ही है। तो ठीक है, 5 का पेरेंट अगर 5 है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया उसका, साइज़ में चले जाओ, 5 के साइज़ में देखो वैल्यू 1 है, क्योंकि वो अकेला था बेचारा। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो मैप से निकालेंगे। मैप में 5 दिख रहा है क्या, नहीं, ऑब्वियस बात है नहीं दिख रहा, मतलब एजेस 0 होंगे।
तो एजेस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो वर्टेक्स निकालते हैं, 1 इंटू 1 माइनस 1/2, 0 आ गया, और एजेस भी मेरा 0 है, तो वेरीफाई हो गया, यानी कि +1, यानी कि 3 मुझे आंसर मिल चुका है। और हमने सारे नोट्स को देख भी लिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है, तो अगर आपको DSU बाई साइज आता था तो ये प्रॉब्लम हलवा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रॉब्लम, ओवरऑल प्रॉब्लम भी काफ़ी आसान है अगर देखा जाए तो, अगर, लेकिन तब आसान है जब आपने ग्राफ पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री टाइम में ग्राफ पढ़ लेना, फिर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। ओके, चलो DSU से भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब DSU से इसको कोड करते हैं। तो मैं हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करता हूँ, DSU का एक अलग से क्लास बना लेता हूँ, क्लास DSU, ठीक है। पब्लिक, इसमें क्या क्या डिफाइन कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट पेरेंट, वेक्टर ऑफ इंट साइज, है ना, 2 वेक्टर ले लिया, और एक इसका कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, DSU इंट n पेरेंट डॉट रीसाइज ऑफ n और साइज डॉट रीसाइज ऑफ n, ठीक है। दोनों का साइज n कर दिया और इनिशियलाइज कर देते हैं दोनों को, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। पेरेंट ऑफ i का पेरेंट i ही होगा स्टार्टिंग में, साइज ऑफ i इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हर कोई अभी अकेला है, तो हर कंपोनेंट का साइज अभी सिर्फ 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। और क्या क्या लिखना चाहिए, इंट फाइंड लिख लेते हैं कि किसी नोड का पेरेंट फाइंड करना हुआ तो कैसे करते हैं, इफ़ पेरेंट ऑफ x इज इक्वल टू अगर खुद x हो गया, मतलब ये खुद रूट है कंपोनेंट का, तो रिटर्न x कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फाइंड पेरेंट ऑफ x के पास चले जाओ, जब तक आप इस कंडीशन पे ब्रेक नहीं कर जाते। बट कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते थे, याद है, पेरेंट ऑफ x में इसको असाइन कर देते थे। तो एक्चुअली में ये क्या है, पाथ कंपैरिजन बोलते हैं इसको। जिन लोगों ने DSU का मेरा वीडियो देखा, ये चीज़ उनको पता होगी ऑलरेडी, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक और लास्ट फंक्शन होता है इंट यूनियन, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, 2 नोड भेजते हैं, इंट x और इंट y, इसमें दोनों का पेरेंट निकाल लेते हैं। x का पेरेंट कौन है, फाइंड ऑफ x कर दोगे मिल जाएगा। इंट y का पेरेंट कौन है, फाइंड ऑफ y करोगे तो y का पेरेंट मिल जाएगा। अगर दोनों का पेरेंट सेम है, मतलब दोनों ऑलरेडी सेम में कनेक्टेड है, x पेयर इज इक्वल टू y अंडरस्कोर पेरेंट है, तो रिटर्न कर दो, मतलब यूनियन करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों सेम कंपोनेंट में है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो जिसका साइज़ ज़्यादा है, मान लेते हैं x अंडरस्कोर पेरेंट का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, किससे, साइज ऑफ y अंडरस्कोर पेरेंट से। अगर ऐसा है तो पेरेंट ऑफ y अंडरस्कोर पैर, y का पेरेंट बना दो x अंडरस्कोर पेरेंट को, ठीक है। और साइज़ बढ़ाना पड़ेगा आपको, साइज़ ऑफ किसका साइज़ बढ़ गया, x अंडरस्कोर पेरेंट का साइज़ बढ़ गया, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू जितना भी y का साइज़ था, साइज़ ऑफ y अंडरस्कोर पेरेंट, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो y का जितना साइज़ था वो इसमें प्लस हो गया, ठीक है। एल्स इफ में, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, कि अगर साइज ऑफ x पेरेंट लेस देन साइज ऑफ y पेरेंट है तो सेम चीज़ करेंगे, बस उल्टा कर देंगे कि इस बार यहाँ पर y पेरेंट होगा, यहाँ पर x पेरेंट होगा, यहाँ पर y पेरेंट होगा और यहाँ पर x पेरेंट होगा। और अगर दोनों इक्वल हुए हैं तो किसी को भी बना दो, किसी को भी, इसी को बना देते हैं, ठीक है। दोनों अगर इक्वल हुए हैं तो इसी को बना दो। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने यूनियन का और फाइन का कोड लिखा, तो DSU का हमारा टेंशन खत्म हो गया। तो DSU को मैं यहाँ मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा आ जाता है मेन पार्ट, जो मेन फंक्शन है यहाँ पर। तो सबसे पहले DSU के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, DSU, इसमें n कंस्ट्रक्टर में n भेज दिया कि टोटल n नोड्स हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ, याद करो मैंने एक मैप लिया था, उसमें मैं क्या स्टोर कर रहा था, एक रूट है, उसके करस्पॉन्डिंग कितने एजेस मुझे मिले थे, है ना। तो एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, इसका नाम MP ले लेते हैं, ठीक है। और अब एक एक करके सारे एजेस को प्रोसेस करते हैं। इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, ठीक है। अब DSU डॉट यूनियन कॉल कर दिया, u और v का मैंने यूनियन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने यूनियन तो कर दिया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, काउंट द एजेस फॉर ईच रूट, ठीक है। तो उससे मुझे एज का काउंट मिल जाएगा, फॉर ऑटो एंड एज इन एजेस, ठीक है। इंट u और v निकाल लिया,
इसके बाद इंटर रूट निकाल लेते हैं कि भाई रूट क्या है, तो फाइंड यू कर दो या तो फाइंड वी कर दो, बात एक ही है, रूट मिल जाएगा, दोनों से कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियस रूट दोनों का सेम होगा। ठीक है, और एमपी में इस रूट के लिए प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, जो भी रूट आया उसका रूट के लिए प्लस प्लस कर दिया है ना, इंक्रीमेंटिंग फॉर एज काउंट। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद है आपका लास्ट में इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लो। अब हर एक नोड के पास जाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ डी एस यू डॉट फाइंड, इस आई का रूट निकालो, अगर वो आई के बराबर आया मतलब ये पापा जी हैं, मतलब रूट है ये, है ना। तो हर रूट से हम सवाल करते थे कि भाई तुम्हारा वी क्या है ना। तो डी एस यू डॉट साइज का आई, मतलब आई का वी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस मिल गया है ना। और नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालते थे, मैप से निकालते थे, एम पी ऑफ आई कर दो तो नंबर ऑफ एजेस मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? अब बस हमें इतना वेरीफाई करना है कि जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है, ठीक है, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है यानी कि v इंटू वी माइनस 1 बाई 2, ठीक है, इट मस्ट बी, एक सेकेंड, मस्ट बी इक्वल टू जो आपका नंबर ऑफ एजेस है ना। ठीक है, अगर ऐसा है तो रिजल्ट में प्लस प्लस कर दो, नहीं तो रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, आई होप चल जाना चाहिए। लेट्स सी क्या गलती क्या, अच्छा यहाँ पर सेमी कोलन, कंपाइलेशन एरर है, देखते हैं क्या एरर है। रिटर्न, अच्छा यहाँ पर वॉइड होगा ना, यूनियन से कुछ रिटर्न करना ही नहीं है तो यहाँ पर वॉइड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब क्या गलती है, रूट, अच्छा डी एस यू डॉट फाइंड ना, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे ना फंक्शन को। ठीक है, लेट्स सी, हाँ अभी तो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए हैं, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो याद करो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता था, आपको याद है? डीएसयू का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता था, याद करो। टोटल हम एन वर्टिसेस है ना टोटल, तो डीएसयू का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू अल्फा ऑफ एन। और आपने टोटल कितने एजेस को प्रोसेस कर रहे हो, टोटल ऑफ एम एजेस को प्रोसेस कर रहे हो, या तो ई मान लेते हैं, ई इंटू टोटल नंबर वर्टिसेस वी है तो ई इंटू अल्फा ऑफ वी हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पर भी आप सारे एजेस पर इटरेट मार रहे हो, तो यहाँ पर ओ ऑफ एजेस हो गया, और यहाँ पर डी एस यू जो यूनियन कर रहे हो अल्फ़ा ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया ओ अल्फ़ा वी, तो ई इंटू अल्फ़ा वी कह सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो वही कर रहे हो, एजेस पे इटरेट मार रहे हो और डी एस यू डॉट फाइंड कर रहे हो। ओके, तो आई होप ये सारे अप्रोचेज ने ग्राफ का अच्छा रिवीजन करा दिया होगा आपको। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।